सो नाउ अब हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आता है तो उसको हमने देखना होगा कि वो कहाँ से हमें जो है वो रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन का डोमेन आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 क्या है आपके पास, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 10/4 माइनस एक्स। फंक्शन ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 10/4 माइनस एक्स। अब यहां मुझे इस फंक्शन के अंदर फ्रैक्शन नजर आ रहा है, तो फ्रैक्शन जो है फिर एक पार्ट बन जाता है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन का। अब फ्रैक्शन का मतलब है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन है, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि इसका डिनोमिनेटर जो है यानी फोर फोर माइनस एक्स। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं इनपुट की जा सकती कि जिससे आपका आंसर जीरो आ जाए डिनोमिनेटर के अंदर, यानी नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू फंक्शन के अंदर अगर जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जिस नंबर पे डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो हो रही होगी वो मेरे फंक्शन का पार्ट नहीं बन सकता। तो मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किस पॉइंट पे मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। लेट सपोज हमने देखा ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या है, 4 - x। तो हमें ये देखना है कि ये जीरो कब बनेगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो -x राइट पे जाके तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज x इक्वल्स टू 4। अब मुझे पता है कि अगर मेरा फंक्शन में मैंने इनपुट 4 किया, 4 का अगर मैंने अपने फंक्शन के अंदर इनपुट किया तो इससे मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, इससे मेरा डिनोमिनेटर जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इट मींस कि मेरे पास जो भी डोमेन होगा उसमें 4 नहीं आना चाहिए। तो अब इसका डोमेन कैसे लिखेंगे हम, इसका हम डोमेन लिख सकते हैं, क्योंकि मैं तमाम वैल्यूज को पुट कर सकता हूं, ठीक है, सिवाय 4 के। हमारी रिस्ट्रिक्शन किस पे आ रही है, जो x की वैल्यू 4 है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ रही है। तो बाकी तो नंबर जो है वो चाहे 4 से बड़ा हो 4 से छोटा हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना डोमेन क्या लिखेंगे, हम अपने यहाँ पे डोमेन लिख देंगे ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ठीक है जी, यानी हमारे पास क्या होगा कि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट 4 के। 4 यहाँ पे हम जो है वो एज अ इनपुट इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमने 4 एज अ इनपुट इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि तमाम रियल नंबर्स के अंदर तो 4 भी शामिल होता है, अगर हमने गलती से 4 इनपुट कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि फंक्शन के अंदर जो है वो इंफिनिटी आ जाएगी, और इंफिनिटी से फिर हमारी आउटपुट नहीं निकल सकती। इनफाइनाइट का मतलब फिर आउटपुट नहीं होगा वो। इसीलिए हम यहाँ पे जो है वो 4 को हटा देंगे, यानी हम कहेंगे कि तमाम रियल नंबर्स मेरा इनपुट के फॉर्मेट में जा सकते हैं, वो एज अ इनपुट ट्रीट किए जा सकते हैं सिवाय 4 के। तो दैट इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, और हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे हम 4 यूज नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट का फंक्शन आएगा तो उसके अंदर हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट के फंक्शन के अंदर जो है वो हमें देखना होगा कि उसकी वैल्यू को, जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू रख के सॉल्व करेंगे हम, और देखेंगे कि हमें कहाँ से अपने डोमेन का इनपुट स्टार्ट करना है। ठीक है जी, जब हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व किया था तो स्क्वायर रूट का मतलब था कि जो भी आंसर आएगा वहां से हमारा डोमेन स्टार्ट होगा। और जब हम फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं तो फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसको हम जीरो पुट करके सॉल्व करते हैं, और वो ये शो कर रही होती है वैल्यू, फ्रैक्शन के जो सोल्यूशन के अंदर हमने सॉल्व किया x इक्वल्स टू 4 आया, इसका मतलब क्या है कि 4 हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं है। इन दो चीजों को आपने अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो लेट सपोज कि अगर आपके पास जो है वो वैल्यू ऐसी आ जाए कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है,
और इसके साथ साथ आपके पास जो है वो फ्रैक्शन भी आ जाए। लाइक हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं यहाँ पे कि जिसमें हमारे पास जो है वो क्या हो, फ्रैक्शन भी आ रहा हो और हमारे पास स्क्वायर रूट भी आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 35। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है हमारे पास, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2.5x माइनस 20, ठीक है। स्क्वायर रूट जो है वो सिर्फ ऊपर है, ठीक है, ये बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा। अपॉन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 15x। अब यहां हमारे पास क्या हो गया, यहां हमारे पास दोनों रिस्ट्रिक्शंस एक साथ आ गई हैं। तो पहले तो हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यूज हमारा जो है वो इनपुट ऑफ द फंक्शन बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखना होगा। जब हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया तो इट विल बिकम 2.5x माइनस 20 प्लस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो प्लस 20। तो यहां बच जाएगा 2.5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, और 2.5 को खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड पे 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 2.5 कैंसिल, इट विल बिकम x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। एक आंसर हमारे पास आया, दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। सही है, बट अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक और रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन फ्रैक्शन की है, और फ्रैक्शन की रिस्ट्रिक्शन को सॉल्व करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 15x इक्वल्स टू जीरो करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले x कॉमन लिया। जब हमने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद जो आपका ब्रैकेट आ गया, इस ब्रैकेट के अंदर तो क्वाड्रेटिक बन गई है, तो इसको हम एज अ मिडिल टर्म जो है वो ब्रेक कर लेते हैं। तो हम इसको मिडिल टर्म के तौर पे ब्रेक करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म 15। तो मैंने 15 के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं। तो 15 के जो फैक्टर्स हैं आपके पास वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है जी। और फिर इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो अब x कॉमन लेंगे, x प्लस 5, ये आप चैप्टर 2 में कर चुके हैं काम, ठीक है जी, चैप्टर 1 में बल्कि। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, मिडिल टर्म ब्रेक करने का काम। तो इट विल बिकम x प्लस 5 एंड x माइनस 3। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये तीन टर्म्स बन गई। एक हो गई x इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल्स टू जीरो है, तो इसका मतलब है मैं इसको लिखूंगा तीनों को अलग अलग। और अब एक हो गई x इक्वल्स टू जीरो, एक हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 5, और एक हो जाएगी x इक्वल्स टू प्लस 3। ये जो तीन मेरे पास आंसर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर कर आए, x जीरो, x माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू 3, ये शो कर रहे हैं कि ये मेरे इनपुट का पार्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। और जो न्यूमरेटर को हमने सॉल्व किया, न्यूमरेटर को जो सॉल्व किया उससे आंसर आया x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8।
तो जब भी हम स्क्वायर रूट के लिए हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि कहाँ से हमारा डोमेन जो है वो स्टार्ट होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ हमारे पास जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो तो स्टार्ट हो रही है 8 से, ठीक है। और जो वैल्यूज मुझे नहीं लेनी है इस फंक्शन के अंदर वो सब इस 8 से प्रीवियस पैटर्न पे लाई कर रही है, यानी वो सारी 8 से पहले लाई करेंगी, ठीक है। 0 भी 8 से पहले लाई कर रहा है, -5 भी 8 से पहले लाई करेगा और 3 भी 8 से पहले लाई करेगा। तो ये तीनों वैल्यूज तो आ ही नहीं सकती 8 के आगे। इसीलिए हम जब अपना डोमेन यहाँ पे मेंशन करेंगे तो अब डोमेन क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे x such that x is greater than equals to 8। अब तमाम वैल्यूज जो 8 से बड़ी हैं वो तो मेरे इनपुट का हिस्सा बन जाएंगी, और जो डिनोमिनेटर की रिस्ट्रिक्शन है वो किस पॉइंट पे है, एक 0 पे है, एक -5 पे और एक 3 पे। ये तीनों वैल्यूज 8 से लेस हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे डोमेन में और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब मेरा इनपुट स्टार्ट ही कहां से होगा, इस फंक्शन का 8 से, तो मुझे जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे मेरा डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब 8 और 8 से बड़ी वैल्यूज जो है वो हम इनपुट करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 0 कहाँ कहाँ हो सकता है कि जब हमारी x की वैल्यू 0 हो जाए, x की वैल्यू -5 हो और x की वैल्यू 3 हो। तो अब अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसी आ जाती जो हमने डिनोमिनेटर के अंदर सॉल्व किया जो कि 8 के बाद लाई कर रही होती, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखता, डोमेन लिखता मैं x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 एक्सेप्ट, वो वैल्यू लिख देता। लेट सपोज कि जो मेरे पास तीन वैल्यूज आई हैं 0 -5 और 3, इसमें एक वैल्यू जो है वो आ जाती 13। तो 0 और -5 तो वैसी 8 से लेस है, तो इसका तो कोई मसला ही नहीं था। बट 13 अगर लेट सपोज कि अगर एक वैल्यू 13 आ जाती तो वो 8 के बाद लाई करती, तो मैं लिखता x सच दैट x, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं x के बाद इसको हम पढ़ते हैं सच दैट x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, और आगे मैं उसके लिखता एक्सेप्ट 13। तो हम तमाम 8 से अबव वैल्यूज को लेते सिवाय 13 के, ठीक है। तो अब इसी पैटर्न पे जो है वो आपको क्या करना होगा, इसको आपने जो है वो सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड जो सवाल है जो आपके पेपर का पार्ट जो है वो बनते हैं, ठीक है। कि जिसमें आपको वो इनपुट की कोई पर्टिकुलर वैल्यू देता है, उससे कहता है कि आप उस फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, जैसे हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन देखे जिसमें इसको तीन इनपुट्स आपको दी हुई थी। या वो किसी फंक्शन में वो कह सकता है कि आप बताइए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ठीक है जी। तो डोमेन भी आइडेंटिफाई करने को कह सकता है, और फर्दर जब हम आगे एक्सरसाइज देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो हम रेंज को भी आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, ये आपके तमाम फंक्शन जो है वो समझ लें आप एक तरह से आपके सिंपल फंक्शन है, क्योंकि आपके पास फंक्शन जो होते हैं वो लीनियर भी होते हैं, यानी लीनियर फंक्शन का मतलब कि इसमें एक्स की पावर जो है 1 होगी, ठीक है। जैसे हमने ऊपर लिखा था फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 10, तो लीनियर फंक्शंस भी होते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी होते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब होता है जिसमें पावर 2 इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है जी। क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है जिसके अंदर पावर 3 इन्वॉल्व हो जाती है। अभी जो हम ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 4.1 देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर तो हमने तमाम फंक्शंस को कंप्राइज करके एक साथ देखा है, ठीक है। कुछ वेरिएबल कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो सिंगल वेरिएबल के होते हैं, यानी अभी तक जितने आपने सवाल किए हैं, 5-6 सवाल किए हैं, इन तमाम के अंदर सिंगल वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। यानी सब में लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर यहाँ पे कहीं आ जाए लिखा हुआ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो फिर वो आपका कहलाएगा फंक्शन विद टू वेरिएबल्स। और अगर एक्स वाई जेड आ जाए लिखा हुआ, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, ठीक है। एक्स वाई आएगा तो टू वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड आए तो थ्री वेरिएबल्स। या वो उसको ऐसे भी लिख सकता है फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, ठीक है जी। तो x1 x2 x3 का मतलब होगा कि आपके पास तीन कैटेगरी के वेरिएबल्स है उस फंक्शन के अंदर, यानी आपके पास इनपुट जो बन जाएगी
वो आपके पास एक ही वक्त में 3 चीजों की इनपुट कहलाएगी उसके अंदर, तो वो कहलाता है आपके पास फंक्शन विद मोर देन वन वेरिएबल। अभी तक जो हमने सवाल किए वो फंक्शन विद सिंगल वेरिएबल थे। इसके बाद जो हमारे पास सवाल आते हैं वो आते हैं हमारे पास फंक्शन विद मोर देन वन वेरिएबल। तो इसके जो मेन कोर एक्सरसाइज है वो यहाँ आपके पास दैट इज 17 to 40। और उसके बाद ये जो आपके पास सवाल है सारे, ये सारे आपके पास क्या है, सिंगल फंक्शन के सवाल है। लेट सपोज अगर हम आपको आगे दिखाएं इसके अंदर, तो यहाँ आपके पास जो सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्वेश्चन आपके पास जो है, अगर आप उसको गौर करें तो इसके अंदर आपके पास क्या है, फंक्शन विद टू वेरिएबल्स। गिवन फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 2y स्क्वायर। डिटरमाइन f यानी फंक्शन ऑफ 0 0। 0 0 का मतलब क्या है कि x की भी वैल्यू 0 पुट कर दे और y की वैल्यू भी 0 पुट कर दे। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, बस क्वेश्चन नंबर 1 में वेरिएबल एक था और यहाँ आपके पास वेरिएबल 2 हो जाएंगे, तो इनपुट भी 2 मिलनी चाहिए एक्स और वाई की। आप देख लीजिए इसके अंदर 2 इनपुट्स मिल गई हैं आपको। फिर सेकंड रिक्वायरमेंट में फंक्शन ऑफ -1 and 2। फंक्शन ऑफ -1 and 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि इनपुट -1 और 2 करेंगे तो रिजल्ट देखेंगे क्या आ रहा है। इसी तरीके से सी पार्ट के अंदर फंक्शन ऑफ 5 and 10। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे तो इट्स अ फंक्शन विद 3 वेरिएबल्स x1 x2 एंड x3। और वो क्या है, फंक्शन क्या है, x1 माइनस x2 प्लस 2x3 होल स्क्वायर। तो इसके अंदर देखें इनपुट की वैल्यूज भी 3 आ गई। फंक्शन ऑफ 1 1 1, x1 भी 1 होगा, x2 भी 1 होगा, x3 भी 1 होगा, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 3 एंड -1। तो 2 3 एंड -1 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 2 3 एंड -1 का मतलब हो जाएगा कि इनपुट 2, x1 की जगह इनपुट 2, x2 की इनपुट जो है वो 3 और x3 की इनपुट जो है वो -1 हो जाएगी। इससे आपके पास क्या होगा, इससे आपके पास जो है वो 3 वेरिएबल के फंक्शन की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये सब सवाल, ये 52 है, ये 55 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। बस सिर्फ फर्क क्या है कि क्वेश्चन नंबर, अच्छा 59 के अंदर आप देखें या 57 देखेंगे आप, तो 57 कहेंगे फंक्शन विद 4 वेरिएबल्स। तो वेरिएंट्स के अंदर आपके पास क्या होगा कि यहाँ आपके पास जो वेरिएंट बन जाएगा उसके अंदर जो इनपुट होगा वो 4 की जो है ना 4 वेरिएबल्स के अंदर आएगा। तो इसके अंदर आगे लिखा हुआ है डिटरमाइन, पहली वैल्यू लिखी हुई है 0 1 0 1। तो 0 1 0 1 का मतलब हो जाएगा कि इनपुट जो होगा आपको फंक्शन में जो देना है वो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 0 एंड x4 की वैल्यू 1 पुट करनी होगी। इससे आपको जो है वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये 52 55 57 जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है जी। बाकी इसके बीच में जो डिस्क्रिप्टिव सवाल है वो सवाल भी जो है वो एज अ फंक्शन के फॉर्मेट के ऊपर ही सॉल्व करने हैं। ठीक है। बट वो इतने कंसिडरेबल नहीं होते। पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो आपको जो है वो डोमेन जो है वो डिटरमाइन करना होता है। ठीक है जी। या आपको जो है वो फंक्शन की वैल्यूज देवा होगा और उसके हिसाब से आपको जो है वो वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक हो गई बात ये। तो आई थिंक ये आपको जो चीजें हैं वो इनपुट ऑफ द फंक्शन के हिसाब से जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि आप कैसे जो है वो डोमेन को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, इनपुट करते हैं। ठीक है जी। इनपुट की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और फिर आप जो है वो उस फंक्शन का डोमेन जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक होगी बात, ये समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। सो हमने अब तक जो है वो देख लिया कि सिंगल वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल का फंक्शन, 3 वेरिएबल का फंक्शन, उसकी इनपुट, ठीक है, और उसके जो आउटपुट की वैल्यूज निकालनी थी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे उसी की कंटिन्यूटी में जो बीच में क्वेश्चंस हैं। ठीक है। 40 के बाद हमने देखे 52 55 57 जिसके अंदर मोर देन वन वेरिएबल का इनपुट्स थे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द फंक्शन cx equals to 15x plus 80,000 express the total cost cx in dollars
ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और वो कॉस्ट फंक्शन आपके पास क्या है, दैट इज 15x प्लस 80,000। और ये आपके पास एक्स यूनिट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स की जो एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट एलोकेट कर रहा है। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स विच कैन बी प्रोड्यूस इक्वल्स टू 50,000। अब यहां पे वो कह रहा है कि अगर हम जो है वो मैक्सिमम यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करें 50,000, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेट द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज फॉर दिस कॉस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे वो कह रहा है, अब इस फंक्शन की अगर आप टाइप देखें तो ये फंक्शन तो आपको ओपन नजर आ रहा है कि इसके अंदर तो कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, बट वो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्यों कह रहा है? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन वो इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो आपकी जो वैल्यू है वो 15,000 पे आके इसने आपको रोक दिया है। वैसे तो आप नंबर ऑफ यूनिट्स कितने भी डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, 1 लाख डाल दें, 2 लाख डाल दें, तो आपके पास आंसर तो आएगा क्योंकि फंक्शन तो ओपन है, फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही। बट आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसके अंदर, डोमेन के अंदर, एक लिमिट दे रहा है आपको कि जो आपके मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर जो नंबर ऑफ यूनिट्स की मैक्सिमम प्रोडक्शन होगी वो होगी 50,000 यूनिट से। तो जब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 का कॉस्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है जी, तो लेट सपोज कि हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 41 का कॉस्ट फंक्शन, दैट इज cx इक्वल्स टू 15x प्लस 80,000। अब इस 15x प्लस 80,000 के फंक्शन में वो कह रहा है कि जो आपके पास x यूनिट्स हैं उसकी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है वो होगी 50,000। तो मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग क्या होगी, मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो जाएगा आपके पास कि मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करूं। सही है, कॉस्ट का मतलब तो ये ना कि आप जब यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। तो कॉस्ट फंक्शन के अंदर अगर मैं बताऊं कि मैं अगर एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसी कॉस्ट जो है वो तो मुझ पे लागू होगी कि अगर मैं एक यूनिट भी प्रोड्यूस ना करूं। मिसाल के तौर पे अगर मैं रेंट की जगह पे बैठा हुआ हूं तो रेंटल जगह के ऊपर तो है मैं यूनिट प्रोड्यूस करूं या ना करूं मुझे तो रेंट तो देना ही होगा। तो कुछ जो है वो कॉस्ट का काम क्या है, कुछ पार्ट कॉस्ट का क्या होता है कि वो प्रोडक्शन के ऊपर बेस नहीं कर रहा होता, वो तो देना ही देना है। तो अगर हम एक भी यूनिट प्रोड्यूस न करें तब भी हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट लगेगी। और मैक्सिमम उसने यूनिट बता दिया वो कितने होंगे, मैक्सिमम यूनिट उसने बता दिया आपको कि दैट विल बिकम 50,000। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या होगी, अगर हम यहाँ पे आउटपुट बेस देखें काम, तो आउटपुट बेस के अंदर क्या होगा आपके पास, एक x की वैल्यू आएगी 0। x0 का मतलब दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो c ऑफ 0 बन जाएगा आपके पास कितना, 15 इंटू 0 प्लस 80,000। और C0 पे जो वैल्यू आएगी, यानी अगर मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करूं तो मेरी कॉस्ट होगी 80,000 की। मैक्सिमम जब हम जाएंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा भाई आपके पास, मैक्सिमम की जो इनपुट है, मैक्सिमम का इनपुट हो जाएगा आपके पास 50,000 जो इसने सवाल में आपको बताया है, एक्स इज 50,000। तो कॉस्ट ऑफ 50,000 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 50,000, ठीक है जी, और फिर प्लस 80,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, 50,000 यूनिट्स के ऊपर जो कॉस्ट आएगी ये हो जाएगी 7,50,000 प्लस 80,000, दैट विल बिकम कॉस्ट ऑफ 50,000 यूनिट्स विल बिकम 8,30,000। तो अब इसको देखते हुए हमने डोमेन और रेंज देनी है। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपके पास, डोमेन विल बिकम डी, दैट इज एक्स
such that minimum value of units 0 less than equals to x and less than equals to 50,000। यानी नंबर ऑफ यूनिट्स कहां से कहां तक हो सकते हैं, 0 से लेके 50 तक हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और इसी की वजह से हमारा रेंज होगी वो क्या होगी आपके पास, दैट इज सी एक्स। ठीक है जी, सी एक्स सच दैट इन कॉस्ट सच दैट 0 पे जो हमारी कॉस्ट होगी दैट विल बिकम 80,000। ठीक है जी, लेस देन इक्वल्स टू सी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 8,30,000। ठीक है जी, मिनिमम कॉस्ट 0 पे जो मेरी रेंज होगी आउटपुट होगी वो 80,000 होगी कॉस्ट। और अगर मैक्सिमम पे चला जाऊं मैं 50,000 पे, तो 50,000 का मतलब क्या हो जाएगा, 50,000 का मतलब हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 8,30,000 जो है वो हम यहाँ पर आउटपुट में कॉस्ट जनरेट कर सकते हैं। यानी अगर मैं 50,000 यूनिट मैक्सिमम प्रोड्यूस करूंगा तो मेरी कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 8,30,000। सेम इसी तरीके से अगर हम एक डिमांड फंक्शन देख लें जो क्वेश्चन नंबर 43 है आपके पास, तो 43 के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, डिमांड फंक्शन जो है हमारे पास है क्वांटिटी डिमांडेड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, और ये है आपके पास 1,80,000 माइनस 30p। ठीक है, ये जो आपके पास सवाल है 43, डिमांड फंक्शन 1,80,000 minus 30p is a demand function which expresses the quantity demanded of a product Q as a function of price charged for the product stated in dollars. Determine the restricted domain and range for this function. तो अब यहां अगर हम देखें तो अगर मैं प्राइस 0 करूं, ठीक है, तो हमारे पास एक क्वांटिटी आ जाएगी। सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा कि एक तो हमारे पास क्या आ जाए, अगर मैं प्राइस 0 कर दूं तो प्राइस 0 करने में क्वांटिटी डिमांडेड विल बिकम फंक्शन ऑफ प्राइस 0, दैट इज 1,80,000 माइनस 30 इंटू 0। तो ये हो जाएगी आपके पास क्वांटिटी विल बिकम 1,80,000। एक बात तो होगी कि प्राइस 0 होगा तो क्वांटिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1,80,000 पे पहुंच जाएगी। और दूसरी रिस्ट्रिक्शन में क्या आ जाएगा आपके पास कि अगर मैं क्वांटिटी को 0 कर दूं तो इफ क्वांटिटी 0 तो इट विल बिकम 0 इक्वल्स टू 180 माइनस 30p। माइनस 30p राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बिकम 1,80,000 एंड p विल बिकम 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30। तो प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 30, दैट विल बिकम 66,000। यानी मैक्सिमम प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6,000। तो जब मैं यहां पे डोमेन आइडेंटिफाई करूंगा तो यहां डोमेन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, यहां डोमेन आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनपुट मेरी प्राइस है तो मैं लिखूंगा डोमेन इज प्राइस सच दैट मिनिमम प्राइस है 0, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू p दैट इज लेस देन इक्वल टू 6,000। मैक्सिमम प्राइस जो है वो हमारे पास जो है वो कहां आ रही है, वो यहां आ रही है जब क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक हो गई बात ये। तो अब यहां आपके पास डोमेन आ गया, इनपुट मिनिमम प्राइस 0 और मैक्सिमम प्राइस जा सकती है 6,000 पे। पर जब मैं यहाँ पे रेंज लिखूंगा तो क्योंकि डिमांड फंक्शन आपको पता है क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप आपस में क्या होता है, क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप आपस में इनवर्स होता है। तो जब मैं क्वांटिटी के हिसाब से रेंज को लिखूंगा तो प्राइस 0 के ऊपर मेरी क्वांटिटी थी 1,80,000 की। ठीक होगी बात ये। और रिलेशनशिप बीच में भी बताता हूं कैसे लिखेंगे। 6,000 के ऊपर जब हमारी प्राइस पहुंचेगी तो क्वांटिटी हो जाएगी 0। अब यहां आपके पास जो आपको रिलेशनशिप देना है वो रिलेशनशिप हो जाएगा रिवर्स। 180 इज ग्रेटर देन Q एंड Q इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास कहलाएगा आपका रेंज ऑफ द फंक्शन, क्योंकि जब हमारी प्राइस 0 है तो हमारे पास क्या होगा, क्वांटिटी होगी 1,80,000। और जैसे जैसे प्राइस बढ़नी शुरू होगी तो हमारी क्वांटिटी जो है वो क्या होगी, वो कम होनी शुरू हो जाएगी।
जैसे जैसे प्राइस बढ़ के 6000 पे पहुंचेगी तो हमारी क्वांटिटी जो है वो कम होकर वो आ जाएगी 0 पे। तो जब भी हमारे पास क्वांटिटी और प्राइस का फंक्शन आता है तो क्वांटिटी और प्राइस के फंक्शन के अंदर क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस के फंक्शन को हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, प्राइस इनपुट जो होगी वो तो नॉर्मल आएगी, 0 < p < 6000। बट जब हम इसकी रेंज लिखेंगे, इसकी आउटपुट लिखेंगे, तो आउटपुट के अंदर तो जो आपकी इनइक्वालिटी होती है इंटरवल की, उसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो होता है इनवर्स। तो आई होप कि आपको इधर इनपुट और आउटपुट ऑफ द फंक्शन दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इनपुट दे के देख लिया स्टार्टिंग में, फिर हमने रिस्ट्रिक्टेड फंक्शंस को भी देखा। ठीक है, और उसके बाद उसके रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स को भी आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद फिर हमने कुछ सवालों को यहाँ पे देखा जिसके अंदर हमें जो है वो उनके ओपन फंक्शंस के अंदर उनके डोमेन को हमने जो है वो रिस्ट्रिक्टेड तौर पे जो है वो कैलकुलेट किया। तो आई होप कि ये चीज आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक हो गया।